मोबाइल को थोड़ा सा शांत रखेंगे। हाँ। और जितने देर तक ही आप यहाँ रहें, 10 मिनट ही सुने, 15 मिनट ही सुने, तो ध्यान से सुनिए और उससे कुछ ज्ञान अर्जन करने का प्रयास होना चाहिए हर बच्चे को। तो कम ही समय हम ध्यान से सुने, कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख पाएँ कोई भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्र मन से सुनना चाहिए, ठीक है। और पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ हमको मनोरंजन करने के लिए कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से मनोरंजन कीजिए मोबाइल का, लेकिन यहाँ 10-15 मिनट गौर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको गोइंग टू स्कूल जो फॉर्म आप भरे हैं, उस संस्था का नाम है गोइंग टू स्कूल। तो गोइंग टू स्कूल का जो थीम है, जो सोच है, जो ट्रेनिंग देता है, हम लोग ट्रेनिंग 50 वर्ष वाले को भी दे सकते थे, 40 वर्ष वाले को भी दे सकते थे, लेकिन इनका जो थीम, इनका जो उद्देश्य है, ये जो स्कूली बच्चे होते हैं, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे, इन्हीं के बीच प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाते हैं। और यह आपके बीच जो वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग होना है, ये एक ट्रेनिंग है। इस तरह का 40 विषय पर ट्रेनिंग आयोजित होती है। विभिन्न माने सेंटर पर अलग अलग सिलेबस का, अलग अलग विषय पर ट्रेनिंग चल रहा होता है। 10 दिन का इंटर्नशिप कोर्स होता है, 1 घंटे का कोर्स होता है, 40 बच्चे का बैच हम लोग का चलता है। गोइंग टू स्कूल के हमारे स्टाफ हैं मुंगेर से मिथिलेश जी, जो आपके बिहार के ही रहने वाले हैं, बेगूसराय से। हम लोग के बीच आते रहेंगे 10 दिन। साथ में इनके साथ एक दिव्यांशु जी हैं, इनके सहयोगी हैं, वो भी आपके बीच 10 दिन लगातार आएंगे। मैं अपना भी लगे हाथ अपना भी परिचय करा दूं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते भी होंगे। मैं आप ही के गांव का, आप ही के पंचायत का भी, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मेरा घर हमारी है, और मैं पिछले 2013 से वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय हमारे यहाँ संचालित होता है। मैं वर्मी कंपोस्ट से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, और इसी नाते आपके बीच गोइंग टू स्कूल के माध्यम से आपके बीच वर्मी कंपोस्ट का जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा, 10 दिन का जो इंटर्नशिप का कोर्स होगा, मैं आपके बीच जो मैं जान पाया हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ, जो मुझे ज्ञात हुआ है, मैं आपके बीच शेयर करूँगा। 10 दिन के क्लास में विभिन्न स्टेज होगा। तो आज मैं अपना पहला दिन का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आप इसमें समझ पाएंगे कि वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग आखिर बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को क्यों दिया जाए। इससे ये मन में आता होगा ना क्वेश्चन, ये हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हमको क्या ज़रूरत है, ये वर्मी कंपोस्ट का ट्रेनिंग लेकर क्या होगा हमको, या मशरूम का ट्रेनिंग लेकर क्या होगा। 40 विद्या पर ट्रेनिंग होता है, जैसे ग्राफ्टिंग का भी होता है, बहुत सारा विषय है, 40 विषय फिर बीच में चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से होना भी चाहिए कि आखिर ये ट्रेनिंग करने वाला जो गोइंग टू स्कूल का जो संस्था है, पगला तो नहीं गया है। ये हम लोग के बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को, कहीं हम इंजीनियर बनेंगे, वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। तो ये लोग पगला तो नहीं गया है कि हम लोग को ये ऐसा ट्रेनिंग देता है, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, सीखो। हम लोग खेलने कूदने का समय है, पढ़ने का समय है, मनोरंजन करने का समय है, ठीक है। ये क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों को। तो उस संबंध में ये जानना जरूरी है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप जानते होंगे कि कुछ शब्द का नाम सुने होंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन। अभी जो आपके पूरे भूमंडल पर जो सबसे बड़ी चर्चाएं का विषय है, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, अखबार पढ़ते होंगे, या टीवी देखते होंगे, या आपका मोबाइल पे भी बहुत सारा बात सीख पाते होंगे, चलते फिरते भी सुनते होंगे। जलवायु परिवर्तन क्या चीज़ है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह पता है आप लोगों को। जलवायु क्या है जान रहे हैं ना। जलवायु परिवर्तन का असर क्या है हमारे बीच, पहले हमको, जिसे मेन सिलेबस पर जाने से पहले हमको समझना होगा कि आखिर ऐसा शुरुआत क्यों किया गया, इस चीज़ की शुरुआत क्यों हुआ, कि हम लोग को सीखने की जरूरत क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का वजह क्या है, और जलवायु परिवर्तन का हमको जो ये आए दिन जो देखने के लिए मिल रहा है, उसका असर, दुष्परिणाम, जैसे अनावृष्टि, समझते हैं अनावृष्टि, अल्पवृष्टि समझते हैं, अतिवृष्टि समझते हैं, नहीं समझते हैं, हिंदी शब्द नहीं समझ पा रहे हो। अतिवृष्टि का मतलब हुआ अधिक वर्षा, पता है ना। अधिक वर्षा का असर होता है कि हमारा
हमारे खेत में बाढ़ आ जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। अनावृष्टि में कभी वर्षा ही नहीं होता, कभी कभी देखते होंगे कि वर्षा नहीं होती, अकाल हो जाता है। कभी कभी जो है अल्प वर्षा होती है, इतना कम वर्षा होता है कि हमारा खेत में जो है जो फसल लह रहा होता है वो मर जाता है, सूख जाता है। देखिए, इस विषय पर जो चर्चाएं हो रही है, ये समझिए कि जो हम अनाज खाते हैं, जो हम फल और सब्जी खाते हैं, भैया वो खेत में ही पैदा होगा, ठीक है ना। वो दूसरी जगह हो जाएगा क्या? सीमेंट छड़ नहीं है या जूता चप्पल नहीं है हमारा, जो हम कपड़ा पहनते हैं वो फैक्ट्री में बनता है, सब चीज़ फैक्ट्री में बनता है। लेकिन हम जिस अनाज का प्रयोग करते हैं, जिस फल का प्रयोग करते हैं, जिस सब्जी को हम लोग खाते हैं, ठीक है, या हम दूध का प्रयोग करते हैं, कहाँ होगा वो? जब तक खेत नहीं होगा, खलिहान नहीं होगा, तो हम कल्पना कर सकेंगे क्या? हम आकाश में चले जाएं, चांद पर चला गया लोग, लेकिन खाएगा अनाज ही, खाएगा वो सब्जी ही, और खाएगा फल ही। क्या जरूरी है ना ये? हम ईटा बालू नहीं खा सकते हैं, सीमेंट छड़ नहीं खा सकते हैं। तो खाना हमारा कैसा हो? खाना हमारा अच्छा होना चाहिए। अच्छा खाएंगे तो अच्छा मन होगा, अच्छा मन होगा तो मेरा अच्छा तन भी होगा। तो खाना अच्छा खाने के लिए हमको एहतियात बरतना अच्छा पड़ता है कि हम अच्छा से अच्छा खाना खाएंगे। जिस लेवल का जो लोग होता है वो चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा साफ सुथरा खाना खाएं, अच्छा से अच्छा पौष्टिकारक खाना खाएं, ठीक है। तो अभी जो खेती होती है, हमारे भी जो खेती हम लोग करते हैं, हमको लगता है कि अधिकांश जो बच्चे हम लोग के पास हैं, सभी किसान पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सब लोग खेती को अच्छा से समझ पाते होंगे। इससे पहले जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग हुआ, हाई स्कूल हमारी में 40 बच्चे का ट्रेनिंग हुआ स्कूल में ही, दिवाली से पहले। और उससे पहले एक बैच हुआ हमारे अपने गांव में, हमारे घर पे ही हुआ, 25 बच्चियाँ थी उसमें, तो 2 बैच कंप्लीट हो गया। चूँकि हमारा गांव हमारी है और पंचायत आपका मरपा है, हम लोग एक ही पंचायत के वासी हैं, और इस पंचायत से भी हमको ज़्यादा लगाव था। तो हम अपने गांव से जब निकले तो हमारा ध्यान मरपा पारा के केंद्रित हो गया, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग खेती गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी प्राथमिकता थी, हमने सर को कहा कि जो है मरपा में सबसे पहले हम लोग अपना क्लास करें। तो आज मरपा का क्लास शुरू हुआ है, इसके बाद फिर हम लोग बारिश को अटेंड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग उत्पादन कर रहे हैं अनाज का, फल का, सब्जी का, तो अच्छा पैदा कैसे हम ले पाएंगे? आज जान रहे हैं ना कि केमिकल से खेती होती है, रासायनिक खाद से खेती होती है, रासायनिक कीटनाशक हम अपने खेत में डालते हैं। हर बच्चा बच्ची जानती हो कि हम अपने खेतों में यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, जिंक डालते हैं। इस तरह का हर पौधा के लिए 17 मतलब पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर जो हमारा फल का वृक्ष हो या धान, गेहूं, प्याज, आलू, जो भी तरह का है, उस सभी तरह को 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो 17 पोषक तत्व में हम लोग जो दे पाते हैं, विभिन्न तरह का जो केमिकल खाद का नाम अभी आप लोग भी जानते होंगे, बहुत कम से कम 5-6 तो जानते ही होंगे। यूरिया, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाश देते हैं ना हम लोग, जिंक देते हैं, सारी चीज़ देते हैं। वो क्या चीज़ है? वो किसी फैक्ट्री में बना हुआ केमिकल है, ठीक है। और केमिकल जब हम डालते हैं अपने फसलों पर और उस फसल का हम उत्पादन खाते हैं, जब खाते हैं तो केमिकल, देखिए जो साइंस का विद्यार्थी होगा वो अच्छी तरह से जानते होंगे केमिकल कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका दुष्प्रयोग हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हम फल सब्जी खाते हैं, अनाज का प्रयोग करते हैं, तो मेरे शरीर में उसका दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? हम विभिन्न तरह के गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज़ समझिए आप लोग कि अभी जो कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसको 8 तरह का टीका लगता है। टीका समझते हैं? गंभीर बीमारी से बचने का वो इलाज है। जैसे आपका कोरोना है ना, इसका इलाज नहीं है। पोलियो है, इसका इलाज नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए वैक्सीन बनाया जाता है, टीका बनाया जाता है कि वो बीमारी के पहले हम लगा लें तो हमको बीमारी नहीं होगा, और होगा भी तो आंशिक रूप से होगा, वो फेल्योर होगा। तो 8 टीका अभी के बच्चे को लग रहा है, जो पैदा हो रहा है, अभी जो भी पैदा हो रहा है उसको 8 तरह का टीका अभी लग रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए, एक नया गंभीर बीमारी आ गया, एक ऐसा बीमारी आ गया कोरोना, जो भाई कहाँ बैठा हुआ है, बहन कहाँ बैठा हुआ है,
पति पत्नी दूर हो गया। अब किसी का सलाह भी आया तो उधरे रहो, जूता तूता खोलो, उधरे बैठो। देखा ना जी, ये आया ना, ऐसा दुर्दिन आया ना हम लोग के बीच। सबसे गंभीर बीमारी क्यों, ऐसा क्यों? ये सब उसी का कारण, केमिकल युक्त जो हम खाना खाते हैं, अपने जीवन पर जो मैंने उसको हम आत्मसात कर लिए हैं। बिना केमिकल का खेती नहीं होगा जी, होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब खेती हम लोग के बाप दादा करते थे पहले के ज़माना में, पूर्वज हमारे जब करते थे, ठीक है, सृष्टि जब से हुआ तब से जो है खेती बाड़ी होते आया है। तो जब से खेती बाड़ी होते आया उस समय यूरिया वगैरह नहीं होता था। आपको जान के हैरानी होगा कि आज से 40 वर्ष पहले इस सब का शब्द का नामों नहीं जानता था किसान। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 40 वर्ष पहले, मात्र 40 वर्ष पहले नहीं जानता था। जब हम लोग होश संभाले, जब दुनिया को समझना शुरू किए हम लोग 80 के दशक में, हम लोग जानते थे क्या? सल्फेट, सिर्फ सल्फेट। दूसरा यूरिया का तो नाम ही नहीं था। सल्फेट अभी भी मिलता है सल्फेट, लेकिन उसका प्रयोग कम होता है। सिर्फ सल्फेट मिलता था। वो भी कितना खेत में डालता था जानते हैं? 1 कट्ठा में 1 पौआ डालता था मात्र, इससे अधिक नहीं। अभी हम लोग 5 किलो तक डालते हैं ना। बिहार शरीफ के किसान 10 किलो डालता है, बिहार से बाहर वाला किसान 10 किलो 1 कट्ठा में डालता है। हम लोग फिर भी कम डालते हैं अभी। तो ये दुष्परिणाम है कि विभिन्न तरह का बीमारी आए दिन होते रहता है। तो इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? और जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उससे बचने का क्या? कल कारखाना में ही बनेगा ना, यूरिया कहाँ बनेगा? यूरिया, पोटास, फास्फेट, जिस तरह का भी केमिकल या कीटनाशक का दवा जो हम लोग के बीच है, कीड़ा लग गया, देखते धान में कटरा लग जाता है तो क्या जाके स्प्रे करते हो ना? प्याज में, आलू में, विभिन्न तरह का फसल में, या आम में देखते हैं बौर जब आता है तो उसमें भी स्प्रे हम लोग करते हैं कीटनाशक, मधुआ कीर वगैरह बहुत तरह का होता है। तो उसका सारा दुष्परिणाम हमारे को भी झेलना पड़ता है, मानव जाति को ही झेलना पड़ता है। दूसरा क्या है, अगर इसी तरह का अंधाधुंध प्रयोग हम करते रहेंगे, रासायनिक खाद का प्रयोग करते रहेंगे, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग हम अपने खेतों में करते रहेंगे, तो हमारा शरीर तो खराब हो ही रहा है, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं हो रहा है, ये तो हो ही रहा है। दूसरी तरफ हमारे खेत भी बंजर पड़ जाएंगे। और आप एक अनुमान लगाइए, वैज्ञानिक का अनुमान है, आने वाले 40 वर्ष में, 30 वर्ष में अगर इसी तरह का काम होते रहा, अगर हम केमिकल का अंधाधुंध प्रयोग करते रहे, तो यह जमीनें बंजर हो जाएगा। आप उसमें एक को करमा नहीं उपजा पाइएगा। क्या होगा फिर? कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा, कहाँ से होगा? आज से 40 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ आया था आपके देश में। इस देश में गेहूँ भी नहीं होता था, जौ की पैदावार होती थी, धान की पैदावार होती थी, सहला धान, एक मोटा धान होता था, इसको जोंगा कहता था, लाल धान, नहीं जानते होंगे, हम लोग के समय तक रहा था। तो कहने का गर्ज है कि हमको कहीं न कहीं एक कदम उठाना होगा, सशक्त कदम उठाना होगा, ताकि हम अपने खेतों को बचा पाएँ, खलिहान को बचा पाएँ और अच्छा फसल पैदा कर पाएँ। स्वास्थ्यवर्धक फसल पौधा हम लगावें, उसका पोषण करें, उससे जो उत्पादन हो उसका हम प्रयोग करें। अभी जैविक खेती आपके देश में, ये सिलेबस से ही जुड़ा हुआ चीज़ है कि भारत का पहला स्टेट कौन सा है? क्वेश्चन आ सकता है आप लोग जब, हाँ सिक्किम है, तो क्यों? इस छोटा सा देश, पहाड़ी देश है, ईस्ट में छोटा सा स्टेट है सिक्किम, वो जैविक प्रदेश बन गया। वहाँ एकदम से मनाही है, बिकता ही नहीं है। पूरे प्रदेश में खोजोगे आप, यूरिया नहीं मिलेगा, पोटास फास्फेट नहीं मिलेगा, कीटनाशक रासायनिक खाद नहीं मिलेगा। सारे लोग खेती जो कर रहे हैं वहाँ, फल का, सब्जी का या अनाज का, सारे लोग जो है जैविक खेती करते हैं, केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यह भी जानिए, जो जैविक खेती का उत्पाद होता है वो जानते हैं आप, जैसे 30 रुपये किलो चावल आपका मिल रहा है, पता कीजिएगा, बहुत सारा ब्रांड है मार्केट में उपलब्ध है, वो आपको 100 रुपये से 80 रुपये किलो मिलेगा चावल, गेहूँ। जो जैविक उत्पाद है, जिसमें केमिकल का उत्पादन नहीं है, उसमें लेबोरेटरी से टेस्ट होके आता है कि अमुक कंपनी का उत्पाद जो है, गेहूं का, चावल का या जो फल है, ये जैविक पदार्थ है, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और जब सर्टिफिकेट लेता तभी ना हम अधिक कीमत देंगे। हमको क्या पता है कि चावल क्या है? पता थोड़ी चलेगा। ये जैविक उत्पाद है कि केमिकल का उत्पाद है, पता तो नहीं चलेगा।
उसमें एक सर्टिफिकेट लगा हुआ रहता है उसमें, ये प्रमाणित है, प्रमाणित सरकार का लेबोरेटरी है, उससे प्रमाणित हो जाता है कि ये जैविक है, ये कंपनी जो उत्पाद करता है जैविक है। तो हम उसको अपने बाजार में बहुत अधिक कीमत पर, 3 से 4 गुना अधिक कीमत पर हम उसको बेच सकते हैं, जैविक। दूसरा, हम लोग किसान हैं, हम लोग अनाजें खाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जैविक खाद का प्रयोग करके अच्छा फसल उत्पादन करें और उसका प्रयोग करें, क्या बुराई है इसमें। देखिए, मानव जीवन और धरती को बचाने के लिए आवश्यक है, इन्हीं समझिए कि खेल की बात है। किसी न किसी स्टेज पर इसकी तैयारी होनी चाहिए थी, और आज दुनिया का हर देश, सरकारी संगठन हो या गैर सरकारी संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, सभी अपने अपने स्तर से इसकी शुरुआत किए हुए हैं कि जलवायु परिवर्तन को कैसे मैनेज किया जाए, ये जो उससे जो परेशानी होने वाला समय में होगा उसको हम लोग कैसे रोक पाएंगे। ठीक है, तो जैविक खाद एक विकल्प है रासायनिक खाद का। रासायनिक खाद जब हम बंद कर देंगे तो फसल थोड़ी हो जाएगा, फसल नहीं होने जा रहा है।